इस वक्त इस माध्यम में जितने भी हमारे दर्शक उपस्थित हैं, उन सबको मेरा हृदय तल से प्रणाम। मंजूषा जी, आज के इस हमारे इस संवाद के लिए आप जो यहाँ उपस्थित हुई और आप राजी हो गए कि मैं आपसे कुछ सवाल करूं, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। लेकिन मैं सवाल नहीं करना चाहता हूं। ऐसा होता है कि हर व्यक्ति जो कला से जुड़ा हुआ है उसको कुछ आशंकाएं होती है और उसका निरूपण तो गुरु ही कर सकता है। और आप चिन्मय विश्व विद्यापीठ की आज गुरु के रूप में आप वहाँ आसनस्थ हैं। आपने उस जगह को विभूषित किया है। स्वयं एक बेहतरीन कलाकार, एक बेहतरीन शिष्या और आज एक बेहतरीन गुरु के रूप में आप संगीत जगत में हर रसिक श्रोतागण से परिचित है। हम शुरू करते हैं इसी एक विषय को लेके, गुरु शिष्य परंपरा। आपने अपनी बातों में कभी ऐसा कहा है कि भारतीय अभिजात संगीत या भारतीय ये जो कला है, जैसे संगीत, नृत्य, नाट्य, ये गुरुमुखी विद्या है। और आज तो कोविड के अंतर्गत जो कोविड की महामारी के कारण हर कोई हम में से त्रस्त है, किंचित परेशान सा है। ये सोचता है कि अगर ये गुरुमुखी विद्या है तो इसके दौरान हम कैसे विद्या प्राप्त करें, कैसे विद्या सीखें और गुरु के साथ कैसा संपर्क रहे। तो एक ऐसी विचारधारा है कि जब आप शिष्या थी तब गुरु शिष्य परंपरा का माहौल कैसा था? आज आप एक गुरु के रूप में यहाँ स्थापित हो चुकी है, आप परिचित है। तो आज के दौर में आप गुरु शिष्य परंपरा को किस नजर से देखती है? क्या बदलाव आया है? क्या बदलाव जरूरी है? अगर इस पर आप कुछ रोशनी डालें तो दर्शकों के लिए अच्छा होगा, क्योंकि आप दोनों से परिचित है। जब आप एक बच्ची थी और आपने सीखना शुरू किया, पहले महेशकर बुआ जी के साथ, फिर काणे बुआ जी के पास। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि काणे बुआ से मैं बहुत परिचित था। छोटा सा था, मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन वो अक्सर घर पे आया करते थे। पिताजी का और उनका बड़ा स्नेह था। और जाते जाते इतना कहता हूँ कि मिराशी बुआ जी का जब 80वां जन्मदिन सारे शिष्यों ने किया था, तब काणे बुआ, पिताजी, यशवंत बुआ, ये सब पीछे तानपुरे पे बैठे थे। और मेरी तकरीबन उम्र थी उस वक्त कुछ 6-7 साल की, मगर कुछ बातें आपके हृदय में वैसे बैठ जाती है। वैसे मुझे आज भी याद है वो भारतीय विद्या भवन का प्रोग्राम, वो उनकी खास टोपी और धोती और उनका वो कोट, लुभावना और बहुत शांत किस्म के आदमी थे। तो आपके गुरु की याद आई, इसके लिए मैं उनका स्मरण कर रहा हूँ। तो जरा आप गुरु शिष्य परंपरा, जब आप शिष्य थे तब और आज आप गुरु हो गए, तो तब का माहौल, आज का माहौल, क्या बदलाव की जरूरत है? अगर है तो क्या? जी, हरिओम। पहले मैं गुरुजी से प्रणाम करती हूँ। गुरुजी आपको प्रणाम। और जो यहाँ उपस्थित जो रसिकजन होंगे या यूनिवर्सिटी के सभी होंगे, उनको, उन सबको भी प्रणाम। विद्यार्थियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और शशि जी आपको भी प्रणाम। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मेरे सामने हैं और हम लोग बातें कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, आपने जो पूछा हुआ सवाल है उसका जवाब देने के लिए, और सबसे बड़ी बात, आपने मेरे गुरुजी की बात पहले छेड़ी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मन को आनंद आ गया, क्योंकि गुरु और शिष्य का एक रिलेशन जो है बहुत अच्छा और पवित्र रिलेशन है। दूसरी बात यह है कि जब मैं महेशकर बुआ जी के पास सीखती थी तब बहुत छोटी थी, लेकिन जब काणे बुआ जी के पास गई तो प्रॉपर गुरु शिष्य परंपरा से मैंने अध्ययन किया है। और वो सामने बैठकर जो अध्ययन होता है वही सही होता है अध्ययन। ये मेरा दावा है
और ये हमेशा मैं कहते रहूंगी, ये भी एक बात है, क्योंकि जो मैं हमेशा कहती आई हूँ कि शास्त्रीय संगीत जो है वो गुरुमुखी ही विद्या है। एक्चुअली संगीत ही गुरुमुखी विद्या है। कौन सा भी संगीत सीखे, खाली वोकल नहीं है, कौन सा भी संगीत हो तो वो गुरुमुखी ही, गुरु के सामने बैठकर अगर हम ले ले तो उसका परिणाम शिष्य पर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि जब शिष्य गुरु के सामने बैठता है तो वो पूरे ध्यान से गुरु पर, गुरु और शिष्य जो इकट्ठे होते हैं और वो जो एक बातचीत उनमें चलती है, संगीत की बातचीत जो होती है, वो उस बातचीत से संगीत बढ़ता है, शिष्य की तरफ वो संक्रमित हो जाता है। तो इसीलिए वो गुरुमुखी विद्या है। और दूसरी बात यह है कि मैंने जो सीखा हुआ गाने बुआ जी के पास सीखा था, 13 साल तक मैंने सीखा, वो गुरुकुल पद्धति के अनुसार ही सीखा, उनके घर में रहकर सीखा। बहुत ज्यादा उनके घर में मैंने बहुत सारे दिन बिताए हैं। तो हम लोग रात को बैठते थे शशि जी, और रात को 10 बजे बैठकर सुबह 6 बजे तक हम लोग तानपुरा लेकर बैठते थे और गाते ही थे। मेरे साथ बहुत बाकी शिष्य भी रहते थे। तो ये भी एक बात होती है कि जब गुरु का एक ही शिष्य सामने नहीं रहता, गुरु के सामने बहुत सारे शिष्य रहते हैं, तो हर एक शिष्य को गुरु कैसे सिखाता है ये बाकी शिष्य भी सुनते हैं। और उस राग को या जो जो राग चल रहा है उस राग को हर एक शिष्य को गुरु अलग अलग थोड़ा थोड़ा सिखाता है, क्योंकि उसका गले का जाति देखकर वो सिखाया जाता है। गले की जाति और या ऑब्जर्वेशन या उसका ग्रास्पिंग पावर, ये सब बातें होती है शिष्य की। तो ये सब देखकर गुरु ज्ञान दे जाता है। तो ये सब अगर शिष्य इकट्ठा होकर सुने तो वो गुरुकुल पद्धति है। खाली अकेला एक ही शिष्य कभी नहीं रहता, कभी कभी रहता भी है, लेकिन बहुत सारे शिष्य उनके साथ रहते हैं। और रात को हम लोग बैठते थे 10 बजे, तो सुबह 6 बजे तक हमारी शिक्षा चलती थी। तो ये गुरुकुल पद्धति है। और दूसरे दिन उसके बाद फिर वही। तो ये जो बातें होती है ये एक्चुअली आज के जमाने में इतनी संभव नहीं है, ये भी मुझे पता है। आज के जमाने में ये इतनी संभव नहीं है शशि जी। कोई विशेष कारण इसका? इसका विशेष कारण ये है कि आज जीवन इतना फास्ट हुआ है कि, और दूसरी बात ये भी है कि गुरु को भी इतना टाइम नहीं होता और शिष्य को भी टाइम नहीं होता। ये बहुत मतलब सोचने जैसी बात है। गुरु के पास वक्त नहीं, ये मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि परफॉर्मर जो गुरु है, जो परफॉर्मर है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। लेकिन शिष्य अगर उनके साथ रहे हमेशा तो ये गुरुकुल पद्धति हो सकती है। लेकिन शिष्य को साथ में रहने के लिए जो ये पुणे मुंबई जैसा माहौल हो, तो पुणे मुंबई में हर एक शिष्य को गुरु अपने घर में इतनी जगह नहीं दे सकता, निवासी गुरुकुल नहीं हो सकता। लेकिन एक बात हो सकती है कि हर दिन गुरु के घर जाकर वो सीखे, तो ये गुरुकुल पद्धति कंटिन्यू हो सकती है। ये इसका एक पर्याय है, ये इसका एक मार्ग है। अगर वैसा करें तो ये गुरुकुल पद्धति के अनुसार शिक्षा दी जाती है। और हर रोज सीखने के लिए गुरु के साथ रहकर गुरु के पूरे संस्कार अगर उनको मिले, उस शिष्य को मिले, तो संगीत बहुत ज्यादा और जल्दी शिष्य ग्रहण कर सकेगा। यहाँ मुझे एक दो सवाल से ज्यादा भी कुछ बातें ऐसी हैं कि चलिए, उस वक्त जिंदगी की रफ्तार कुछ इतनी तेज नहीं थी जितनी की आज है। मुझे महाकवि कालिदास का एक जो नाटक था आषाढ़स्य प्रथम दिवसे, उसमें एक
नायिका के एक संवाद है, एक वाक्य उनका है कि जब वो कहता है, नायक कहता है कि भाई परिस्थितियां बदल गई है, तो वो कहती है कि दृश्य उतना नहीं बदला जितनी की दृष्टि बदल गई है। दृश्य तो वही है, शिष्य वही है, गुरु वही है, सिर्फ तेज रफ्तार किसकी हुई ये अहम सवाल है। अगर मुझे कुछ हासिल करना है, आज एक मुझे प्राप्त करना है, मैंने एक चैनल के लिए सुविख्यात तबला वादक ताल योगी सुरेश चवलकर जी का एक मैंने इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी कि सीखने की 4 चरण रहते हैं, शास्त्र, तंत्र, विद्या, कला। शास्त्र का तंत्र होता है, शास्त्र सिखाया नहीं जाता है, शास्त्र का तंत्र सिखाया जाता है। शास्त्र का तंत्र सीखने के बाद जब आप उसमें कुछ महारत हासिल करते हैं तो उसे विद्या कहते हैं। लेकिन विद्या को कला में, उसका कलाविष्कार करने में सारा काम जो रहता है वो उस शिष्य का रहता है। जी, बराबर है। इसके लिए गुरु मार्गदर्शक कहलाते हैं। गुरु आपकी उंगली पकड़ के नहीं चलता है, वो आपको रास्ता दिखाता है कि रोशनी किस तरफ है, फिर उस रोशनी में चलना आपका काम है। ये उस वक्त का एक समझ लीजिए माहौल था। जैसे जैसे दिन बदलते गए, हमारे जिसको हम प्रगति कहते हैं, उस देश की प्रगति के बीच में ऐसा हो गया कि आदमी को अपनी रोजगारी के लिए जो काम करना पड़ता था उसकी व्याप्ति कुछ बढ़ गई, और इसीलिए समय उसके लिए बड़ा एक कठिन प्रश्न रह गया कि सवेरे से उठकर इतनी यातायात, उस वक्त इतना तो होता नहीं था। घर, खेती बाड़ी या कोई काम करता हो, कोई दुकान हो, कुछ दूसरा करता हो, तो सब नजदीक था, which was called as a sustainable, self-sustainable model of a small village or a town, or then, but the moment city came into the picture and it broadened, then the factors that influenced all this was fundamentally the time to travel from one place to another place. हर आदमी की इच्छाएं, शिक्षा के बहुत हजार रास्ते। उस वक्त इतने, जिसको गाना करना है वो गाना ही करता था, जिसको मतलब गाना बजाना करना है, संगीत सीखना है, किसी को थिएटर में जाकर कुछ सीखना है, रंगमंच का वो समझ लीजिए प्रशिक्षार्थी है, या कोई नृत्य का है, तो 1 to 1 एक रिलेशनशिप थी। अभी ऐसे हो गए कि इतनी प्रगति हो गई है कि आज आप समझ लीजिए आपके पास एक शिष्य राग तोड़ी सीख के आया, तो वो घर पे आके YouTube में बटन दबाए तो 25 तोड़ी उसको दिखाई देते हैं। अब संगीत का श्रवण करते हुए जब तक आपको उन सुरों की पहचान नहीं हो, उस तोड़ी से आप पूरी तरह से परिचित नहीं हो, तो आप सुनते सुनते कुछ चीजें आपके मन को भा जाती है, फिर मन में संदेह बहुत आते हैं, पूछे कैसे, क्योंकि संगीत एक ऐसे, इट इज एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। म्यूजिक इज एन एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। ये शायद जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं उनको मैं कहना चाहता हूँ, कुमार जी ने एक जगह बहुत अच्छे कहा कि संगीत क्षर है। आज आपने तोड़ी में जैसा पंचम लगाया वैसा आपका कल नहीं लगेगा, ये उस संगीत की खूबी है। आपका तोड़ी सही रहेगा मगर उसका स्थान, उसका जो भाव है वो हर दिन बदलते रहता है। इट इज लाइक अ कैलेडोस्कोप। तो इसीलिए उस राग आपके पूरे जितने आपके सेंसिंग ऑर्गन्स है, जितने आपकी उसके उसमें, टू गेट इट स्टीप्ड इनटू यू नीड अ मेंटोर। और यहाँ मुझे एक आपसे पूछना है कि संगीत शिक्षक और संगीत गुरु, इसमें आप भेद कैसा करेंगे? संगीत शिक्षक और संगीत गुरु, संगीत गुरु यानी क्या होता है? गुरु किसको कहलाते हैं? पहले आवाज तो कट रही है। हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है। जी आई आवाज? अभी आ रही है। हाँ जी। पहले तो जब सीखना शुरू होता है तो वो विद्यार्थी ही होता है,
विद्यार्थी से वो शिष्य बनता है और शिष्य के बाद वो कलाकार बनने के मार्ग में चलता है। और जब कलाकार बनता है, किसी को वो ज्ञान देने लगता है, तब वो पहले शिक्षक बनता है शुरू में। और जब उसकी सीढ़ी और ऊपर चली जाती है, जब पूरा उस शिष्य को कौन से भी प्रश्न हो, क्या कौन से भी हो, तो वो उसका परिमार्जन करने लगता है। और खुद बहुत सारे ऐसे परफॉर्मर है, गुरु लोग हैं, वो खुद परफॉर्मर भी है अच्छे और गुरु भी अच्छे हैं, लेकिन बहुत सारे उनके शिष्य हैं, तो वो गुरु कहलाते हैं। ऐसा मेरा कहना है कि पूरी तरह से हर एक प्रश्न का परिमार्जन वो कर सकते हैं और उस सीढ़ी को पहुंचने तक बहुत काल लगता है, बहुत समय है उस सीढ़ी तक पहुंचने के लिए। उसको गुरुजी कहते हैं। मैं खुद को कभी गुरु नहीं कहती, मैं अभी भी विद्यार्थी ही हूँ। मैं खुद को कभी ये आपकी विनम्रता है। लेकिन ये मेरा जरूर दावा है कि गुरु बनने के लिए बहुत सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ये बहुत जटिल प्रश्न था। मैं जरा इसलिए पूछ रहा था क्योंकि एक सिंपल wherever I have read, जहां भी मैंने पढ़ा है ये कि the teacher and the mentor, the teacher teaches a subject and the mentor molds you into a character. वैसे मुझे ऐसे लगता है कि गुरु तब होता है जब वो सिर्फ आपको वो विषय नहीं सिखाता है, उस विषय के इर्द गिर्द जो बहुत सारी एक व्यक्ति रेखाएं हैं, और मैं व्यक्ति रेखा एक बहुत पूरे स्तर पर कह रहा हूँ, मैं सिर्फ उसको व्यक्ति नहीं कह रहा हूँ। आज पूरे संस्कार मिलते हैं गुरु से। सिर्फ कला के बारे में नहीं, कला आविष्कार के बारे में नहीं, सिर्फ उस विषय के बारे में नहीं, किंतु आपको एक व्यक्ति के रूप में किस तरह से समाज में पेश आना चाहिए, किस विनम्रता से। क्योंकि विद्यार्थी, इसका अगर हम समाज छोड़ाए तो विद्या अर्थी, जो विद्या लेने आया है। शिष्य का, अब यहाँ महाराज जी बैठे हैं, बहुत सारे ज्ञानी लोग यहाँ बैठे हुए हैं और मैं अपना अज्ञान प्रकट कर रहा हूँ इसके लिए, क्योंकि उनसे कुछ चार चीजें अगर पता चले तो अच्छा रहेगा। लेकिन शिष्य क्यों कहते हैं? छात्र तो मैं समझ सकता हूँ, किसी के छत्र के अंदर खड़ा है वो छात्र है, वो गुरु के, इसके लिए वो छात्र बन जाता है। लेकिन शिष्य जो है, शिष्य का मैं हमेशा ये सोचता हूं कि इस शब्द की व्युत्पत्ति कहां से हुई, इसको शिष्य क्यों कहते हैं? शीश अस्य, या ये क्या है? अगर महाराज इसके ऊपर कुछ इसका निरूपण करे तो मुझे बड़ा आनंद होगा। ये सवाल आज भी मेरे मन में रहता है। खैर, उधर जाने से पहले हम संगीत की तरफ ही सिर्फ बढ़ते हैं कि उस जमाने में क्या आपको एक राग कई महीनों तक सिखाया जाता था, या एक राग ले लिया, सवेरे का एक राग, दोपहर का एक राग, शाम का एक राग, रात का एक राग? तो सिखाते समय राग सिखाते थे, क्योंकि जहां तक मुझे जानकारी है, ग्वालियर घराने में कहते थे कि बंदिशों के जरिए राग खुल जाता था। आपको बहुत सारी पारंपरिक बंदिशें सिखाई जाती थी और कहते थे कि पूछिए मत कौन सा राग है, पहले बंदिशों का ग्रहण करो। तो ये थोड़ा इस पर आप अगर रोशनी डालें कि इसकी वजह क्या थी कि बंदिशों के जरिए। मैं ग्वालियर घराने की तरफ आया हूं क्योंकि आप ग्वालियर घराने की शिष्या रह चुकी है। जी, ऐसी बात है, ग्वालियर घराने में बंदिश के अनुसार ही गाना मैंने सीखा है काणी बुआ जी के पास, और अभी भी मैं उल्लास बुआ जी के पास जो सीख रही हूँ वो इसी तरह से सीख रही हूँ। तो ग्वालियर घराने में क्या है कि बहुत सारे काणी बुआ जी बहुत सारी बंदिशें हमें देते थे और हर एक बंदिश का डिजाइन अलग होता है। और जो हमारे गुरु रहे काणी बुआ जी, वो
एक राग कई महीने तक लेते थे। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि 2 राग शुरू किए साइमल्टेनियसली, जैसे यमन और भैरव, 2 अलग-अलग माहौल के राग हैं। तो यमन और भैरव उन्होंने शुरू किए, बहुत सारे उसमें 2 या 3 तो बंदिशें चाहिए ही चाहिए उसमें। आप कुछ मिसाल दे सकती है? कोई भी राग ले लीजिए कि आपको हाँ, पुराने इसमें जो सिखाया कि भाई इसका मुखड़ा देख लो, जिसकी सम अलग है, कोई हाँ, क्या क्यों नहीं? कहते हैं कि ज़रूर दे सकती हूँ, ग्वालियर की गवैये हूँ, क्यों नहीं दे सकती? क्या है? खाली 1 मिनट दीजिए, थोड़ा तानपुरा शुरू करूँ, फिर दे सकती हूँ। विदाउट सुर मैं कैसे गाऊँ? जब तक वो आए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपका ये विश्व विद्यापीठ जो है, चिन्मय विश्व विद्यापीठ, ये बेहतरीन काम कर रहा है। इस तरह से गुरुकुल पद्धति से कोई काम करे, क्योंकि आज जो हम जिसको कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम कहते हैं, उससे हमारी जो ये शिक्षा की परंपरा है वो बेहतरीन है। गुरुमुखी विद्या जो मंजूषा जी ने एकदम ठीक फरमाया कि हमारे यहाँ ये जो आश्रम पद्धति थी ये बेहतरीन थी, कि उस वक्त एक अनुशासित रूप से जो आपको विद्या प्रदान की जाती थी, उसके फायदे बहुत थे और परिणाम स्वरूप आदमी समाज में उसके जरिए कितनी शोहरत पाता है, कितनी दौलत पाता है, उसका इल्म उसके साथ इतना मजबूत रहता है कि वो उसी परंपरा को आगे ले जा सकता है। और हमारे यहाँ पुराने इसमें कहते हैं कि नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते, ये इतना ठीक फरमाया है। ये गुरु शिष्य परंपरा जिसके ऊपर मेरे ख्याल से ये प्रवचन का विषय है, क्योंकि ये महीनों तक चल सकता है। और हमारी संस्कृति में, हिंदुस्तान की इस परंपरा में जो इस गुरु शिष्य परंपरा का योगदान है वो अनमोल है। आज भी सबसे पहले गुरु जिसे माँ कहते हैं, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, आपको स्नेह भाव संस्कार देती है, सबसे पहले गुरु वो है। फिर आपके पिताजी आते हैं, फिर आप कहीं पढ़ने जाते हैं, सीखने जाते हैं। वो आपको एक समाज के व्यक्ति के रूप में पूरी तरह से तैयार करता है, क्योंकि घर के माहौल के अंदर घर के संस्कार होते हैं। बाहर जाने के बाद एक पूरे विश्व की जो जानकारी आपको गुरु के नज़र से मिलती है। अगर आपके पास वो देखने की नज़र, आप उसको विकसित करना चाहते हैं तो, अगर नहीं तो फिर आराम से जिंदगी जी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शशि जी, हम्म, एकदम पारंपरिक जो बंदिश है हमारी, यमन की, येरी आली पिया बिनु, यमन की बंदिश है, तो वो मैं पहले गाती हूँ। मुखड़ा हमको सिर्फ कैसे गुरु आपको बोलता था कि भाई चलो ये बंदिश, वही 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 2 लाइनें और दूसरी बंदिश की 2 लाइनें, करेक्ट, ऐसे करती। क्योंकि आज क्या मेरा आज गाने के लिए बुलाया नहीं है ना, इसीलिए उतना ही सुनाती हूँ। क्या उदाहरण के बगैर हम समझते नहीं है ना, आपके जितने ज्ञानी थोड़ी है। पिया बिन सखी पिया बिन सखी कलना परत मोहे घड़ी पर छिन दिन ये पिया ये येरी आली का जो डिजाइन बताया है,
उस डिजाइन के हिसाब से गाना सिखाया है। मारानी परे सागर गमरानी प मारानी सानी रानी क्या बात परे है। गमा परे गरे सा ये उसी हिसाब से मेरी आलापी भी होगी और बाद में तान का पैटर्न भी वैसा ही होगा। अभी दूसरी बंदिश इसके साथ ही, दूसरी बंदिश ग्वालियर की अंतु बुआ जी की बंदिश। नदी के बचन सही न जाए, नदी के बचन सही न जाए, सोच सोच कहीं न जाए हम सो उमंग उमंग आंसुवन बरसत नीर, नदी के बचन सही न जाए, सही न जाए, नदी के बचन सही न जाए, नदी के। अभी देखिए इस बंदिश का जो चलन है वो पूरा एकदम ऊपर ही जाता है। नदी के उसकी शुरुआत ही वैसी है। मारनी नी प रे ग सारे ग नदी के बचन सही न जाए, इस तरह से है। और थोड़ी लय भी अलग है तो उसी तरह से उसकी गायकी भी बनेगी। गमधनी धनी प मधनी रेनी धनी धनी सा नी सा नदी के मेरे गमधनी सा नी सा धनी रे रे सा रे सा नी सा नदी के मधनी रे रे सा नी सा धनी द पर गम परे रे सा नी रे गमधनी सा नदी के। उसी तरह से वो ऊपर जाएगी। अगर वो अच्छी तरह से ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर मैं नीचे उसकी गायकी ले लूं तो बंदिश अच्छी नहीं लगेगी एस्थेटिकली। बंदिश की रचना इस तरह से हुई है, बंदिश की रचना उसी तरह से हुई है। इसी तरह से उस गायकी का डिजाइन बन जाएगा और वो डिजाइन जो बंदिश का है उसी तरह से गायकी बनेगी। इसी तरह से हमने सीखा है और उसी तरह से मैं भी सिखाती हूँ और मैं बच्चों को भी उसी तरह से सिखाती हूँ क्योंकि अच्छा। मैंने वही सीखा है। अब थोड़ा मैं गुरु शिष्य से हटके दो तीन बातें पूछना चाहता हूँ। हमने बंदिश की बात की जी। तो बंदिश की एक राग में या हिंदुस्तानी संगीत शास्त्रीय संगीत में इसकी अहमियत क्या है? अगर हम कर्नाटिक संगीत सुनते हैं तो उनका सारा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में चलता है और उसमें उन लोग श्रुति बेस्ड एक उनके अपनी पेशकश रहती है। ख्याल म्यूजिक में द नेम इटसेल्फ ख्याल ये कहते हैं कि भाई या आपके रोमांटिसिज्म, आपके कल्पना विलास जो है इसकी अनुभूति रसिकों तक पहुंचाने का कार्य कलाकार करता है। इसके लिए हम उसको कला का आविष्कार कहते हैं। और इस आविष्कार में हिंदुस्तानी संगीत में बंदिश की अहमियत क्या है? बहुत ही ज्यादा है। हमारे गुरुजी ने वैसा ही बताया है जो मैं भी मेरे विद्यार्थियों को बताती हूँ हमेशा, क्योंकि बंदिश वही फिर बातें जो अभी हम लोग उसी बारे में बात कर रहे थे कि बंदिश क्यों सीखे। और दूसरी बात यह भी है उस बंदिश के जो अर्थ है उसको भी ध्यान में रखकर कुछ करना चाहिए। नहीं तो अगर उसका शब्द बीच में तोड़ दिया जाए तो वो अच्छा नहीं लगता। अगर चमेली फूली चंपा जैसी बंदिश हो, चमेली फूली चम किया तो क्या हो जाएगा? तो चंपा ही करना चाहिए। तो चमेली चम मतलब दोस्त हो जाती है। चमेली चम हो जाती है मतलब दोस्त हो जाती है। ये इसको हम भाषा का तो बंदिश एकत्रीकरण कहते हैं। जी। तो हमेशा हमारे गुरुजी भी हमें बंदिश का अर्थ भी समझाते थे कि क्या है अर्थ। और अगर बोल बनाव जब होता है तो बोल बनाव करने के लिए भी बंदिश के शब्द यूज किए जाते हैं।
तो बंदिश के शब्द उसी भाव से यूज होना जरूरी है। उसी भाव से मीन्स मेरा यही कहना है कि ऐसा होना चाहिए कि कुछ उसका सेंटेंस अच्छा होना जरूरी है, उसका सेंटेंस का कुछ अर्थ है। अच्छा, अगर पुरानी ऐसा भी है बंदिशों कि नहीं आप बात कीजिए, सॉरी। आगरा घराने में बहुत सारे ऐसे हमारे बुजुर्ग कलाकार थे कि पूरी अस्थाई बोल बनाव में लाते थे, ऐसा भी है। अगर इसकी कोई आप मिसाल दे सकते हैं तो अच्छा रहेगा, आपके पास समय हो तो, नहीं तो कर सकते हैं कि भाई ये आपने जो अभी बात कही ये हाँ तो बताइए कि बोल बनाव से बंदिश एक इसमें कैसे दिखाते थे आगरा घराने में। हाँ, मैं आपको परेशान तो नहीं कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे आनंद आ रहा है कि आप मुझे जो जानकारी परेशानी दे कभी रहे नहीं होती, हैं। मुझे परेशानी कभी नहीं होती, खाली ये है कि बोलने की आदत नहीं है, गाने की आदत है। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं गाने से कुछ समझा सकती हूँ, थोड़ा सा गाने इसीलिए तो से मैं मैं आपसे कह रहा हूँ, इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ बोलने कि से आप ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, लेकिन गाने से जरूर कर सकती हूँ। जी, अभी हमारी जो बात चल रही है यमन की, उसी यमन में ग्वालियर की बंदिश है, लेकिन ठीक है, नो प्रॉब्लम, उसी में करते हैं, दूसरी लेने की जरूरत नहीं। ननद के बचन सही न जाए, ननद के बचन सही न जाए, ननद के बचन सहे न जाए, ननद के बचन सहे न जाए, सहे न जाए, ननद के बचन सहे न जाए, ननदी 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 के बचन सहे न जाए। इस तरह से थोड़ा थोड़ा मैं प्रयत्न करती हूँ, लेकिन एक जरूर प्रयत्न हमेशा करती हूँ कि मेरे गाने में शब्द बीच में मत टूटे। शब्द टूटने नहीं चाहिए। दूसरी बात, पूरा सेंटेंस अच्छा हो, आधा सेंटेंस मत हो। अगर आधा सेंटेंस हो लेकिन उससे उस अर्थ को सामने आना चाहिए। अगर आधा सेंटेंस में वो उस अर्थ सामने आता है तो ठीक है, नहीं तो पूरा सेंटेंस बोलना है। इस तरह का मैंने जो सीखा हुआ है वो थोड़ा सा मेरा चिंतन हुआ है, उस सोचने से मैं गाती रहती हूँ कुछ और यही सिखाती भी हूँ। बंदिश के बारे में कुछ बड़े कलाकारों ने कहा कि बंदिश की जरूरत क्या है, सिर्फ मुखड़ा हो बस, उसी एक लाइन पे हम लोग पूरी तरह से गाना गा सकते हैं। इससे मैं भी सहमत नहीं हूँ। बंदिश की अपनी एक जगह होती है, शब्दों का अपना एक रूप होता है, उसका एक भाव होता है, और राग की जो एक उसकी व्यक्ति रेखा है, राग की एक व्यक्ति रेखा जो है, उसको अगर पूरी तरह से न्याय देना है तो शब्दों का सहारा लेने के बाद वो और ज्यादा आसान हो जाता है, सुविधाजनक होता है। उसके कई एक सवाल मुझे मेरे मन में ऐसे आया कि हर राग में हम कहते हैं कि वादी संवादी है। मैं बहुत बेसिक सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि मैं तो संगीत सीखा नहीं हूं, मैंने संगीत सुना बहुत है। अब ये वादी संवादी इसको कहते हैं कि आरोह अवरोह है, वादी संवादी कहते हैं, तो इसको वादी संवादी क्यों कहते हैं? मैं एक बात शशि जी आपको जरूर बताना चाहूंगी। हम लोगों ने जो सीखा हुआ गाना है
वो वादी संवादी के अनुसार सीखा नहीं है। अच्छा। मैंने जो गाना सीखा है वो हमेशा राग का चाल चलन क्या है ये देखकर सिखाया है, वही चाल चलन हमने हमेशा सिखाया है, सीखा है। क्योंकि राग चलता कैसा है, राग आरोह अवरोह पर कभी नहीं होता, राग वादी संवादी पर भी इतना नहीं होता, राग संवाद पर होता है। राग में दो सुरों का, फ्रेजिस का कैसा संवाद होता है, उस पर राग का जो चाल चलन है, राग की प्रकृति है या राग का स्ट्रक्चर जो है वो होता है, और वही शास्त्र है। कमाल, बहुत बेहतरीन। तो राग का चाल चलन पर ही हम लोग सिखाते हैं, और मैं सीखती भी हूँ वैसे ही, यानी कि आप उसी पर राग होता है। क्योंकि ये थोड़ा सा व्याकरणात्मक सवाल हो गया, इसके लिए मैं उसको अब बाजू में रख देता हूँ। साहित्य की दृष्टि से गाते समय आपने ऐसी बात नहीं है कि मुझे व्याकरण पता नहीं, मुझे बहुत अच्छा पता है, वादी संवादी सबके मुझे एकदम रट लिए हैं उस टाइम विशारद करते समय, लेकिन वो विशारद के समय ठीक है, गाते समय उसका ध्यान नहीं रखना है। गाते समय खाली स्ट्रक्चर और आना जाना राग का कैसा है, राग कैसा चलता है, वही स्ट्रक्चर है उसका। नहीं तो पुरिया, सोहनी और मारवा एक जैसे होते, वो नहीं है। उसका आरोह अवरोह सेम है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर अच्छी तरह से अगर हम लोग विद्यार्थी को सिखाए, जो मुझे हमारे गुरुजी ने सिखाया हुआ स्ट्रक्चर है वो परफेक्ट है, उसी माध्यम से वो बड़े बुजुर्गों जी ने गाया हुआ है स्ट्रक्चर वो परफेक्ट है, उसी के अनुसार हम उस पाथ पर चले तो वो राग अच्छी तरह से परिणाम कर सकता है, नहीं तो नहीं करेगा परिणाम। अच्छा, चलिए, बहुत बेहतरीन कि आपने इसको एक अलग अंदाज से अपनी बात कही, और सही मायनों में देखा जाए तो परफॉर्मेंस क्या है, 2 पैर है 2 हाथ है, इसका मतलब नहीं कि वो आप सही चलाते हो, आप चलते कैसे हो इसके ऊपर बहुत निर्भर होता है, उसमें लय है कि नहीं, उस चाल में कुछ आपकी ऐंठ है कि नहीं, इसके लिए कहते हैं स्टाइलिश, कुछ पनाश है कि नहीं उसमें, ऐसी बहुत सारी चीजें राग की भी रहती हैं कि सुनने वाले के लिए कैसे रहे। हमारा समय कितना है ये मैं पूछना चाहता हूँ, क्योंकि हम तो अभी हमारे पास समय थोड़ा सा कम है। 7:20 7:22 तक कर सकते हैं। तो ये 7:15 हो गए मेरे घड़ी में, आपके घड़ी में कितने हुए हैं? यस, परफेक्टली जी, परफेक्ट है ना? तो और जी, हमारे पास तो 5-7 मिनट है अभी। हाँ, तो मैं जरा अभी विलंबित से मध्य लय तक आता हूँ जी। हम लोग बाद में शशि जी बहुत सारी बातें कर सकते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्ट है आपसे बात करने में। नहीं, मैं थोड़ा सा क्या आज, है आज और थोड़ा बढ़ गया, आज और बढ़ गया। वैसे हमारी निजी बातें जब चलती रहती है तब उसका थोड़ा दौर 1 घंटे तक सीमित नहीं रहता है, हाँ? मैं संगीत में हम बंदिश की बात कर चुके कि बंदिश की एक अपनी अहमियत रहती है। अब ताल और लय, चाहे वो गाना हो चाहे वो बजाना हो, किस पे कितना ध्यान देना चाहिए? ताल तो तंत्र हो गया मेरे ख्याल से, लेकिन लय वो कहते हैं कि इंसान अपनी लय लेके पैदा होता है, हर एक की अपनी लय है, तो इस पर थोड़ा सा रोशनी दीजिए कि ये लय क्या, लय है क्या? जी, हम कहते हैं कि भाई ये विलंबित हो गई, ये मध्य लय हो गई, ये संगीत की भाषा हो गई, किंतु लय का संगीत में और जीवन में स्थान क्या है? बहुत ज्यादा स्थान है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ताल और सुर के बिना संगीत नहीं होता, ये तो है ही। हाँ, लेकिन ताल में क्या है, ताल में लय ही है। हम लोग जब पैदा होते हैं तो जब छोटा बच्चा अपनी माँ के पास सो जाता है और उसको वो थपथपाती है, तो एक लय में ही थपथपाती है। हाँ, उसी लय के साथ वो सो जाता है। जब वो लोरी गाती है तो भी वो एक लय होती है,
तो उसी के साथ उस बच्चे की लय पैदा होती है, वो चलता भी है। हर एक बच्चे की एक अपनी अपनी खुद की लय होती है, वो चलता भी है, वो उसकी लय में चलता है। हर एक पर्सन का, हर एक व्यक्ति का अपना अपना खुद का एक चलना होता है। उसी तरह से संगीत में ये थोड़ा सा आता भी है और वो थोड़ा सा सिखाने पर उसमें सुधार भी आता है, सुधारना भी होता है। वो खुद में होता है और वो होना भी चाहिए, तभी वो संगीत सीख सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि सुर सिखाया नहीं जाता, सुर पहले से पैदा होना जरूरी होता है, बॉर्न होना जरूरी है। नहीं तो हमारे जैसे असुर या बेसुर बहुत मिलते हैं। आप जैसे लोग हैं इसीलिए तो हम लोग गा रहे हैं शशि जी। नहीं तो कौन सुनेंगे हमारा गाना। हाँ, यहाँ एक मुझे, क्योंकि हमारे पास समय की कमी है जी। आप एक आम रसिक श्रोतागण संगीत सुनने जब जाता है, हाँ। तो एक कलाकार होने के नाते से आपकी क्या अपेक्षा है कि वो सुनता है अपने मन मर्जी से जी। उसको ये नहीं पता कि वो संगीत क्यों सुनने जा रहा है। जी। एक प्राकृतिक इच्छा रहती है, कुछ सुनने के बाद मन को आनंद आता है, ये एक मूल भावना है। लेकिन जैसे जैसे वो ज्यादा कार्यक्रम में अपनी हाजिरी देता है तो पूछता है, अरे ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये कौन से शब्द है, ये कौन सा राग है। और मैंने एक चीज, बहुत सारे जितने मैंने कार्यक्रम किए, तो कहते हैं कि भाई हमको क्लासिकल म्यूजिक समझ में नहीं आता है, इसके लिए हम थोड़ा सा जाने को इतराते हैं, कतराते हैं। मैंने कहा कौन सा उर्दू समझते हैं आपकी जाके गजल के प्रोग्राम में बैठते हो, कौन से हिंदी गाने फिल्म के आपको पूरी तरह से उसके शब्द के अर्थ मालूम है कि आप जाके सुनते हो। अंत में तो आप सुर ताल लय का एक अनोखा संगम सुनते हैं। जी। तो उसका जवाब नहीं है। तो मुझे ये कहना है कि हर रसिक श्रोतागण, जैसे मैं अपनी बात कहता हूँ, मेरा बहुत बचपन से गिंडे साहब, भट्ट साहब, अभिषेकी जी आते थे, इन सब लोगों के साथ मेरा रहने के बाद एक चीज समझ में है कि हर एक का संगीत अपनी जगह बेहतरीन है, हर एक संगीत अपने लिए अच्छा है। फिर मेरी प्रकृति को क्या भाता है वो मैं ज्यादा सुनता हूँ। मगर ये भारतीय शास्त्रीय संगीत, खास करके कर्नाटक होवे या इसमें, क्या हमको समझ में कुछ नहीं आता है। ये जो एक मिसनॉमर है, एक जो ये गलतफहमी लोगों के दिल में कि संगीत समझने की चीज नहीं, ये आपको उसकी अनुभूति लेना जरूरी है। म्यूजिक इज नॉट टू बी अंडरस्टूड, म्यूजिक इज टू बी फेल्ट। बराबर है, मेरा भी यही फील दैट म्यूजिक, हाउ कैन यू एंजॉय इट। आपको मैं अगर चिल्ला के बात करूं तो आप बोलेंगे भाई थोड़ा आवाज कम करो, कान को तकलीफ हो रही है। मगर आप कल अमिताभ बच्चन का डायलॉग सुनो तो 2 बार रिवाइंड करके सुनेंगे, क्योंकि उसके कहने में भी लहजा है। संगीत आपको एक ऐसा लहजा देता है कि उसमें एक ऐसी लय रहती है कि वो उस शब्द को या उस काव्य को या अपनी कहन को आपके कानों तक सुरीले अंदाज से पहुंचाता है, वही आपके मन को भाता है। मगर ये आप एक कलाकार के नाते रसिकों को क्या कहेंगे कि आप कैसे सुनो और क्या सुनो, कैसे शुरू करो? आप आके बैठो। जी नहीं, मैं यही कहूंगी जो आपने अभी कहा कि संगीत का आप आनंद लीजिए, इसका शास्त्र देखने की जरूरत नहीं है। शास्त्र किसे देखना है? जो विद्यार्थी है, जो सीख रहे हैं, वो शास्त्र उनको सिखाया जाता ही है, वो देखते ही है, वो उसके अनुसार रियाज करते हैं। जो क्रिटिक है उनको भी शास्त्र पता होता है, वो देखते हैं कि वो शास्त्र के अनुसार राग चल रहा है या नहीं। वो देखते रहते हैं। लेकिन अगर आम आदमी हो, आम जो पर्सन है, जो ऑडियंस है, आम ऑडियंस है, उनको खाली आनंद लेना है। लेकिन कलाकार का एक जो कर्तव्य है, ड्यूटी है, बस कलाकार की यही ड्यूटी है कि सबको आनंद मिले, सबका रंजन हो, क्योंकि रंजयते इति रागः, उसका रंजन होना पहला काम है। उसके बाद शास्त्र और ये सब है, लेकिन संगीत का पहला एक तत्व है कि रंजन, खुद को और जो सामने बैठा हुआ और रिलैक्स होने के लिए जो आता है,
उनको आनंद मिलना चाहिए, पूरी तरह से समाधान होना जरूरी है। ये इसका पहला काम है संगीत का, ये ऐसा मुझे लगता है। मैं इसमें कुछ कहना चाहता हूँ, आप या तो हाँ कहिए ना कहिए, सहमति हो या ना हो। जी संगीत सुनने की 4 चरण रहते हैं, जी। तो हम कहते हैं शरीर, बुद्धि, मन, आत्मा। पहले आपका शरीर सुनता है, आपके कान, ये वो शरीर, फिर बुद्धि, अरे ये क्या चल रहा है, फिर कुछ चीजें होती है जिसमें आपका मन लग जाता है। तो रंजन के 4 प्रकार रहते हैं। पहला शारीरिक रंजन, इसके लिए बचपन में देखिए ढोल ताशा बजता है, लय में काम चल रहा है, बच्चा उछलने कूदने लगता है, नाचने लगता है। लेकिन आज सवेरे उठ के कोई अगर ललित के सुर सुनता है तो नाचने गाने नहीं लगता है, उसका मन नाचने लगता है कि आज ये सुर उसको कुछ एक अलग आनंद दे रहा है। ये जो हमारी स्टेजेस है संगीत श्रवण की, ये जो 4 इसमें से जाते हैं, तो ऐसे माना जाता है कि हिंदुस्तानी संगीत आत्मरंजन है। हिंदुस्तानी संगीत, बाकी हम फिल्म का गाना सुनेंगे तो हर अपनी जगह सुरताल लय में है, वो अच्छा है। लता मंगेशकर जी का गाना आज भी सुनिए, मोहम्मद रफी का भी गाना सुन लीजिए, किसी फिल्मी, कोई भी संगीत, there are only 2 types, a good music and a bad music. Yes. Bad music means which is not tuneful, which is not in rhythmic pattern. Yes. That is Yes. bad music. फिर वो चाहे विदेशी हो, हिंदुस्तानी हो, कोई भी संगीत हो, जिस संगीत में आपको अनकहे एक अलग दुनिया में ले जाता है, वो संगीत आपके लिए बेहतरीन संगीत है। जी। अभी हम कार्यक्रम के अंत तक आ गए हैं, तो मुझे इतना Yes. आपसे एक आखिरी छोटी सी एक करनी है कि मौजूदा हालात में ये जो ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं और लाइव कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं, ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स जितने बड़े पैमाने पे हो रहे हैं, आज हम लोग बात कर रहे हैं, संगीत की महफिल नहीं हो रहे, मगर मेरा व्यक्तिगत स्तर पर ऐसा कहना है कि ऑनलाइन संगीत की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। उसका कैनवास बहुत बड़ा है, मगर उसकी जान थोड़ी सी इस प्रकार के संगीत के लिए जैसे चाहिए वैसे है नहीं। वहां बैठे जो आपका एक सामने बैठ के रूबरू जब आप संगीत सुनते हैं, तो कलाकार के साथ जो आपकी एकाग्रता पैदा होती है, वो ऑनलाइन में नहीं हो सकती है, ऐसा मेरा कहना है। इसके बारे में अगर आप एक कलाकार के रूप में कुछ कहना चाहती है तो आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, आप एकदम बराबर बोल रहे हैं। एक कलाकार की हैसियत से मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि ऑनलाइन कॉन्सर्ट ये अपने अपनी जगह ठीक है, अपने अपनी जगह ठीक है कि जैसे कि बहुत बड़ा कैनवास है, सभी जगह वो सुनने को मिलता है। You reach to millions of people if you have that kind of view. लेकिन कलाकार को इतना आनंद नहीं मिलता, क्योंकि कलाकार जब माँ बाप रसिक जन के सामने गाए, वही कलाकार को चाहिए, वही चाहिए कलाकार को। अगर रसिक जन नहीं है तो कला पहुंचेगी कैसे ना? और वो एक्चुअली वो आंख की बातें हैं, आंखों से होता है। जैसे हम लोग गुरु शिष्य का होता है, वैसा ऑडियंस का और एक कलाकार का होता है। इसीलिए तो पहले जो बैठक होती थी पुराने जमाने में, वो सबसे अच्छी थी, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि बैठक में एकदम सामने जो रसिक जन हो रहते थे और उनके आंख में देखकर कलाकार गाते थे, उनको पता चलता था कि उनका संगीत सही चल रहा है या नहीं, सही चल रहा है या नहीं, मिल रही है या नहीं, वो सही पाथ पर है या नहीं। ये जो एक बातें रहती थी रसिक जन और कलाकार के बीच में, ये अभी ऑनलाइन कैसे होगी? तो इसीलिए ऑनलाइन अपनी जगह ठीक है, लेकिन हम लोग सभी इसकी राह देख रहे हैं कि कब शुरू हो जाए और कब रसिक जन हमारे सामने आए और कब बैठक शशि जी ऑर्गेनाइज करे और हमें उसमें गाने के लिए बुलाए। लेकिन तो आपको तो मैं हमेशा बुलाता हूँ। बड़े थिएटर आप तो हमेशा बुलाते हैं, जस्ट एक बात कर रही हूँ। नहीं, इसमें मुझे इतना कहना है, ये जो ऑनलाइन और लाइव कॉन्सर्ट है, इसका अगर हम कहें तो न्यूटन के लॉ के विपरीत है। एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन,
लेकिन जी। ऑनलाइन में आपको रिएक्शन दिखती ही नहीं है, जी। तो आपकी एक्शन धीमे धीमे डाइल्यूट हो हाँ। जाती है। जी अगर जी किसी जी। कलाकार को कहो कि बंद कमरे में वो गाए, इसलिए थिएटर और सिनेमा में एक फर्क है। थिएटर जी। में हर बार आपको जो एक जिंदा दिली वहां दिखाई देती है, थिएटर में वो दिखाई नहीं देती और आप एक दूसरे से परिचित नहीं रहते। मैंने जी। इतनी क्लासिकल म्यूजिक के कॉन्सर्ट्स अटेंड किए हैं, जी। मेरे बाजू में अगर किसी ने बैठ के समझ लीजिए आपका तोड़ी में पंचम अलग लगा, तो वो बोलते हैं और बगैर पहचाने बोलता है क्या लगा है पंचम, ये सुन के बड़ा मन विभोर उठा है। ये जो आदान प्रदान उस अपरिचित दो व्यक्तियों के बीच होता है, तो उनमें एक रिश्ता बन जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो संगीत जो हाँ, लाइव बिल्कुल। कॉन्सर्ट्स होते हैं, उसमें कलाकार, रसिक श्रोतागण न केवल एक दूसरे के साथ, किंतु होलिस्टिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक कनेक्टिविटी इज क्रिएटेड, विच इज नॉट पॉसिबल इन ऑनलाइन कॉन्सर्ट। हाँ, और स्वप्निल जी, दूसरी मेरे बात ख्याल ये से भी समय हो गया है ऐसे लगता है, हाँ जी, हाँ। तो हम हाँ, यही रुकते उसके हैं। साथ और मंजूषा नहीं, जी, उसके आपको साथ इतना मैं परेशान किया, नहीं आप नहीं, जरूर नहीं, कहिए, आपकी मैं एक आवाज बात सुनाई नहीं जरूर दे रही है। हेलो हाँ हेलो हाँ। मैं जरूर एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि आज हम लोग शशि जी, हम लोग आमने सामने आए हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि जो हमारी जो यूनिवर्सिटी है, जो चिन्मय विश्व विद्यापीठ, जो आपका पहला प्रश्न था कि गुरु शिष्य परंपरा, गुरुकुल, वो चिन्मय विश्व विद्यापीठ में एक यूनिवर्सिटी होकर भी हम लोग गुरुकुल चला रहे हैं। ये इसका मेन कारण है कि मैं वहां सिखा रही हूँ। इसका कारण भी यही है कि जो मैं गुरुकुल परंपरा से मैंने सीखा है, और जो जहाँ गुरुकुल हो वहां सिखाना अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी में सिखाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन गुरुकुल में सिखाना अच्छा लगता है, क्योंकि गुरुकुल पद्धति वहां चलती है, और गुरुकुल पद्धति जहाँ है वहां हम लोग रहेंगे। इसीलिए और दूसरी बात ये है कि इस यूनिवर्सिटी में जो हमारे कोरगढ़ में जो चिन्मय विश्व विद्यापीठ है, जो एक संगीत का नाद बिंदु सेंटर है, वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। और हमेशा मैं विद्यार्थियों को कहती रहती हूँ कि इस माहौल में आपका गाना अच्छा हो जाएगा, रियाज भी अच्छा होगा। और दूसरी बात यह है कि हम लोग 7-7 दिन पूरे उस विद्यार्थी के साथ रहते हैं। बहुत बढ़िया, ये आप तो बस इसको जारी रखिए, यही आप लोगों से कहना है। यही है। और आपकी जो ये पीढ़ी है, इस पीढ़ी का ये उत्तरदायित्व है कि आप वहां जाके ये अपना कार्य रखे और अगली पीढ़ी को दे दे कि इसी अंदाज से आपको संगीत नहीं, कोई भी विद्या हो, ऐसे ही ग्रहण कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी निजी प्रगति और समाज की प्रगति बहुत ही बलशाली होगी, आरोग्यदायी होगी। स्वप्निल जी, आरवी थ्रू मैं सब लोगों को प्रणाम करता हूँ। भाई कोई भी भूल चूक माफी हो, सिर्फ इतने कहते हैं कि बात पता नहीं कि हमने विषयांतर किया नहीं किया। और मंजूषा जी ने हर चीज का जवाब जिस आत्मविश्वास के साथ दिया, वो ये पहले जताता है कि उन्होंने सही मायने में अपनी ये विद्या प्राप्त की है। आई विल टेक अ लीव। थैंक्स लॉट टू एवरीबॉडी। मैं हर एक का हृदय तल से आभारी हूँ कि आपने हमको सुना, हमको 50 मिनट के लिए बर्दाश्त किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मंजूषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात करने का बहुत आनंद रहता है, बहुत जिंदा दिल इंसान है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। हरिओम।